धनबाद में आए दिनों खनन के कारण भूधसान की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है, क्योंकि कोयला की राजधानी धनबाद है और अधिकांश क्षेत्रों में कोयले का खनन होता है। अब चाहे वो खनन वैध हो या अवैध हो, लेकिन भूधसान की घटनाएं होती हैं, लोगों की जाने जाती है, घर भी जमींदोज होते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां अग्नि प्रभावित है। हालांकि जिला प्रशासन और बीसीसीएल पुनर्वास की नीति अपनाते हुए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रही है, मगर शिक्षा आज भी आग के साए में पल रहा है। धधकती जमीन पर आज भी भूधसान इलाके में और अग्नि प्रभावित इलाके में शिक्षा आग की साए में पल रहा है और संबंधित अधिकारी मौन है। उस पर किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है। लोगों को पुनर्वासित किए जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। फेज 2 के तहत बेलगड़िया में शिफ्टिंग की योजना भी चल रही है, लोगों को भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो स्कूल संचालित हो रहे हैं अग्नि प्रभावित भूधसान क्षेत्र में, उस पर जिम्मेवार मौन क्यों है? आखिर जो स्कूल संचालित हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जहां भूधसान की घटनाएं हो रही है या फिर अग्नि प्रभावित इलाके हैं, उन्हें शिफ्ट करने को लेकर कवायद क्यों नहीं की जा रही? इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ स्टूडियो में झारखंड अभिभावक महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा जी हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि आग के साए में जो शिक्षा पल रहा है उसे बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन और बीसीसीएल कैसे कारगर कदम उठाएगी और अब तक कारगर कदम क्यों नहीं उठा रही है और इसका अंजाम क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी हमारे खास कार्यक्रम धधकती जमीन और आग के साए में पल रहा शिक्षा में। बहुत सारे भूधसान इलाके हैं, आप भी देखते होंगे, सुनने में आया होगा कि जमींदोज हो गए घर, लोग जमींदोज हो जा रहे हैं खनन के कारण, चाहे वो अवैध खनन हो या वैध खनन हो। तो उस इलाकों में जहां स्कूल संचालित हो रहे हैं, शिक्षा बांटे जा रहे हैं, तो उन्हें लेकर पहल क्यों नहीं की जा रही है? वहां पर क्या प्रावधान होने चाहिए? क्योंकि आप लगातार शिक्षा के मामले मुखर होकर उठाते आए हैं, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? देखिए, आज जो हम लोग देख रहे हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण और शिक्षा में भ्रष्टाचार, ये दोनों यहाँ पर काम कर रहा है। एक तरफ पूरा आप कह सकते हैं झरिया क्षेत्र हो, बागमारा का क्षेत्र हो, निरसा का क्षेत्र हो, उसी के अंतर्गत केंदुआ हो, जयरामपुर हो, बागदीगी हो, ये सारा इलाका फायर जोन के अंतर्गत आया हुआ है। लगातार जमीनें धंस रही है, गैस का रिसाव हो रहा है, जीवन लोगों का खतरे में आ रहा है और इस बीच स्कूल लगातार फल फूल रहा है। तो इसका स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण है और इसके कारण से प्रशासन का मोह उधर से हट नहीं रहा है और इसके कारण से लगातार ये स्कूल फल फूल रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, लोधना कोलेरी हाई स्कूल जो आपका लोधना क्षेत्र में है, उसी को शिफ्ट करने के लिए जो बिल्डिंग बना था, सीआईएसएफ का था वो बिल्डिंग, लेकिन बाद में वो दे दिया गया था कि मतलब ये लोधना कोलेरी हाई स्कूल वहां पर शिफ्ट कर जाएगा। ये 1984 के आसपास का मैं बात बता रहा हूँ। यानी उस समय वो लोधना बुरी तरह से फायर से प्रभावित था, भूधसान से प्रभावित था, लेकिन बीसीसीएल के द्वारा सेटिंग करके डीएवी संस्था को बिल्डिंग दिया गया और उस समय जो व्यवस्थापक थे लोधना कोलेरी हाई स्कूल में, जो प्रिंसिपल थे, उनको भी ये कहा गया कि अपना पैर पीछे कर लीजिए, एक अच्छा स्कूल आएगा, निजी विद्यालय आएगा और वहां चलेगा। तो आप समझ सकते हैं लोधना कोलेरी हाई स्कूल जो 1984 के आसपास शिफ्ट होना था, उससे पहले शिफ्ट होना था, आज भी वहां पर है और आज भी स्कूल +2 तक चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वहां खतरा है। दूसरा, अगर आप बनियाहिर का आए तो बनियाहिर से 100 मीटर आगे पीछे जाएंगे तो भूधसान हो रहा है। आप सीएफआरआई के पास जाएं, थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो वहां पर भी इसी तरह हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्कूल के ठीक पीछे पूरा भूधसान का क्षेत्र वहां पर हो गया है। आप अभी रिसेंट जो घटना है जिसके कारण राज सिन्हा जी को धरना पर भी बैठना पड़ा और काफी लोग आग्रसित हुए, केंदुआ इलाके में, केंदुआ और अलकुसा के बीच का वो क्षेत्र है, वहां पर 2 डीएवी स्कूल है, उसके अलावा कई छोटे छोटे स्कूल भी वहां संचालित हो रहे हैं। तो आखिर किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? क्या जब सैकड़ों बच्चे अगर मौत के मुंह में चले जाएंगे, जैसे आए दिन धंस रहा है और आम आदमी जा रहे हैं उस मौत के मुंह में, तो जब चले जाएंगे तब तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है या कोल इंडिया है वो सीरियस नहीं है। ये अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं शिफ्टिंग करने के लिए इधर, लेकिन इस क्षेत्र में उनका कोई ध्यान नहीं है। झरिया के अंदर में भी आएंगे, पूरा झरिया को घोषित कर, झरिया में भी कॉलेज भी चलता है, वो जो सरस्वती विद्या मंदिर भी वहां पर एक है। तो आखिर किसके कहने पर चल रहा है? बालिका विद्या मंदिर रोड नंबर वहां पर टैक्सी स्टैंड के पास चल रहा है। किसके आधार पर एनओसी मिलता है? किस आधार पर उनको आरटी का रिकॉग्निशन मिल रहा है? किस आधार पर सीबीएसई उसको एफिलिएशन दे रहा है? किस आधार पर, जैसे गिनोबली स्कूल भी देखिए तो वहां से बहुत दूर नहीं है,
कार्मल स्कूल देखिए तो वहां से भी फायर जोन बहुत दूर नहीं है, तो एक डिनोबली को यहां से शिफ्ट किया गया जो आपका कुसुंडा क्षेत्र में था, तो बाकी को क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसका कारण है और अंदर से ये इच्छा शक्ति नहीं है कि इसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इसी नाम पर ये काम चलता रहेगा, सेंट्रल से पैसा आता रहेगा, बंदरबाट होता रहेगा और कभी ना कभी इसका परिणाम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा और वो हम लोग को भुगतना पड़ेगा। नहीं, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, आमतौर पर अग्नि प्रभावित क्षेत्र में जो संचालित हो रहे हैं स्कूल, उसमें नियम क्या है? उनको क्या वहीं पर संचालित करने के लिए कुछ फंड मिलता है या फिर उन्हें हटाने की कवायद करने, क्या नियम प्रावधान क्या है? अग्नि प्रभावित क्षेत्र में जो स्कूल चल रहा है उसमें बीसीसीएल से कहीं ना कहीं फंड आता है। लोकल क्षेत्र में जो निवास करते हैं, मजबूरी से नहीं जा रहे हैं या दबाव नहीं इसलिए नहीं हट रहे हैं, उनसे भी ट्यूशन आता है। उस क्षेत्र में टीचर को कम वेतन मिलता है तो भी वो टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, कभी ना कभी स्कूल बंद हो जाएगा या हमको हटा देगा। तो कम वेतन में शिक्षक और कर्मचारी से काम लेना, अभिभावकों की मजबूरी है कि वो फीस वहाँ जमा करते हैं, प्लस बीसीसीएल को भी उस क्षेत्र में कम पैसा देना पड़ता है और इसी कारण उस क्षेत्र में ये स्कूल फल फूल रहा है। तो ये संचालित किसके द्वारा किया? जैसे मान लीजिए डीएवी स्कूल है, हाँ। जैसे बरोरा में है, कुसुंडा में है, अलकुसा में है, डिगवाडी में है, अलग अलग क्षेत्र में अग्नि प्रभावित क्षेत्र में संचालित है। तो ये डीएवी प्रबंधन को पैसा क्या बीसीसीएल देती है? देखिए, अग्नि प्रभावित क्षेत्र में 8 स्कूल टोटल है इनका, उसमें से कोयला नगर को छोड़कर 7 स्कूल अग्नि प्रभावित है। अच्छा। चाहे वो हम कुसुंडा को लें, बरोरा को लें, अलकुसा को लें, मोनीडी को लें, सीएफआरआई तो सीएफआरआई संस्था के द्वारा है, डीएवी स्कूल बनियाईर है, ये सारे बीसीसीएल के हैं। बीसीसीएल जानबूझकर उस क्षेत्र से उसको हटाना नहीं चाहता है और उसके कारण ये हो सकते हैं कुछ कुछ टूटता है, फूटता है, क्रैक होता है, तो उस रिपेयरिंग मेंटेनेंस के नाम पर कुछ ना कुछ फंड का बंदरबाट होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्कूल मैनेजिंग कमेटी इलीगल बनाकर बीसीसीएल आंख बंद करके फर्जी तरीके से क्यों काम कर रहा है? तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक तंत्र है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कारण बीसीसीएल इस क्षेत्र से स्कूलों को आगे नहीं बढ़ा। दूसरा, ये जो अदर स्कूल है जैसे सीएफआरआई, इतनी बड़ी संस्था है जो फ्यूल पर रिसर्च करती है, दावा करती है कि हम मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, वो उसके क्षेत्र में स्कूल चल रहा है, क्यों नहीं हटाता है? और सबसे बड़ी बात है प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह कि अरबों रुपया प्राप्त करके उसको इधर शिफ्टिंग करने की बात हो रही फेज 2 में, तो इन स्कूलों को क्यों नहीं शिफ्टिंग की बात हो रही है? जहां आप शिफ्ट कर रहे हैं उस क्षेत्र में स्कूल की मांग हो रही है, उस क्षेत्र में कॉलेज की मांग हो रही है, उस क्षेत्र में अस्पताल की मांग हो रही है, लेकिन आप वहां नहीं दे रहे हैं। और जहां प्रभावित क्षेत्र है वहां पर आप लगातार उसको छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से है कि उनके अंदर भी है कि अगर ये सब चीज हटा देंगे और वहाँ के लोगों को ये लगेगा कि अब यहाँ कुछ नहीं है तो शिफ्ट कर जाएंगे, तो फिर झरिया में जो कमाई है वो बंद हो जाएगा, बागमारा में जो कमाई है वो बंद हो जाएगा, अलकुसा में जो कमाई है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए स्कूल, प्रशासन, जिला अस्पताल ऐसे चीज़ को इधर नहीं ला रहे हैं। और यहाँ सब कुछ मिल जाए तो लोग क्यों नहीं इधर आ जाएंगे? हर कोई आज के डेट में चाह रहा है कि धनबाद आए। नहीं, लेकिन बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था भी तो चाहिए। मान लीजिए भूदसान क्षेत्र है, वहाँ पर अगर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी समस्या में हो जाएगी या जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो लोगों को तो पहल करने की जरूरत है। ऐसे में अगर मान लीजिए बेलगड़िया में शिफ्ट हो रहा है स्कूल, तो बेलगड़िया में के एक वही इलाका से हो जाएगा कि और किसी इलाके में इसको केंद्रित करने की जरूरत है? देखिए, बेलगड़िया और आसपास जिधर भी आप शिफ्ट करना चाहते हैं उस क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल जैसी संस्थाएं अगर आएगी तभी लोग शिफ्ट करेंगे, और जब लोग शिफ्ट करेंगे तो इधर भी रोजी रोजगार जनरेट होगा। तो ये जानबूझकर जो लोगों का रिक्वायरमेंट है, आज क्यों कमाना चाहता है? लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ही रोजगार के, अच्छे रोजगार के लोग तलाश कर रहे हैं। आज हम पंजाब जाते हैं, आज हम दिल्ली जाते हैं, आज हम मुंबई जाते हैं, क्यों? रोजगार करके कुछ पैसा कमाएं और अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकें। तो अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन इधर आएंगे तो लोग भी इधर शिफ्ट करेंगे, और जब अच्छे इंस्टीट्यूशन इधर नहीं आएंगे तो लोग शिफ्ट नहीं करेंगे। और जो इंस्टीट्यूशन वहाँ है अब उसकी माली हालत ऐसी नहीं है कि जिला के अन्य स्कूलों के बच्चों के साथ वो अपनी तुलना कर सकें, उनके साथ वो संघर्ष कर सकें। आज डीएवी बनियाईर की क्या स्थिति है, सीएफआरआई की क्या स्थिति है, डिडोबली डिगवाडी क्या उस समय की स्थिति में है, कार्मल उस समय की स्थिति में नहीं, क्योंकि ऊपर का जो अपर लेयर है आम जन का वो वहाँ से शिफ्ट कर चुका है। नंबर 2 भी जो है लगभग शिफ्ट हो चुका है। अब जो वहाँ आउटसोर्सिंग में काम करते हैं और जो छोटा मोटा रोजगार करते हैं, जिसके लिए इधर कोई संसाधन नहीं है, कोई रोजगार नहीं, ऐसे लोग ही वहाँ बचे हुए हैं। तो ऐसे लोग
का मजबूरी एक वहाँ है, लेकिन उनको भी अगर इधर सब सुविधा मिल जाए तो निश्चित रूप से वो आएंगे और इधर रोजी रोजगार भी जनरेट होगा। नहीं, जैसा बहुत सारे इलाके में, अग्नि प्रभावित इलाके में डीएवी स्कूल के अधिकांश ब्रांच हैं वहाँ पे, लेकिन अगर हम बात करें तो इसके इतर सरकारी स्कूल भी हैं और कुछ निजी स्कूल होंगे। तो इनकी संख्या कितनी होगी, कुछ ऐसा? देखिए ऐसा तो नहीं, लेकिन जब एक पूरा विधानसभा आता है तो हमको लगता है कि झरिया क्षेत्र में टोटल 1800 के आसपास सरकारी स्कूल है और लगभग आपका 400 साढ़े 400 ऐसे स्कूल हैं जो सीबीएसई आईसी से एफिलेटेड नहीं है, लेकिन हैं प्राइवेट, है ना, उसको कह सकते हैं कि यू डाइस पर संचालित विद्यालय है। लगभग आपका 85 से 90 स्कूल है जो सीबीएसई आईसीसी या राज्य स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय संचालित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 2000 करीब 2200 स्कूल होता है। तो कमोबेश 2000 से 2200 स्कूल हैं। तो झरिया विधानसभा एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पॉपुलेशन भी पूर्व में बहुत अच्छा था, तो कम से कम 300 से 400 तो जरूर होगा। और ये आंकड़ा क्या उनको विस्थापित करने का कोई प्लान प्रशासन के पास है, उसका कोई प्लान सरकार के पास है? तो हमें लगता है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, झरिया को अग्नि प्रभावित क्षेत्र से हटाकर अच्छे और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना। मनोज जी, जैसा बात हो रहा था झरिया आप बता रहे थे, और भी कई ऐसे इलाके हैं, बाघमारा क्षेत्र हो गए, अभी केंदुआ हाल के दिनों में हो गए, ये सब क्षेत्र में भी स्कूल संचालित है। तो प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? मतलब सबसे, चूंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, लोग रहते भी वहाँ पे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर सबको शिफ्ट कर दिया जाए या सबके जनजीवन पे अस्त व्यस्त है, तब तो बहुत बड़ी विसंगति हो सकती है। लेकिन इस अगर प्राथमिकता के आधार पर क्या होना चाहिए? देखिए, प्राथमिकता के आधार पर जो बिल्कुल फायर जोन में है या भू धसान क्षेत्र में है, ऐसे संस्थानों को जो इस क्षेत्र में है उनको शिफ्ट करना चाहिए, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल या पब्लिक को वहाँ से हटाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जरेडा के अंतर्गत क्या केवल चुनिंदा क्षेत्र झरिया के, जैसे मान लीजिए लोधना, बागडीगी, जयरामपुर या इधर में कुसुंडा, अलकुशा, मुनिडी, इधर जाएंगे तो कई इलाके हैं जो हमारा एरिया 1 में का क्षेत्र है, एरिया 2 का क्षेत्र है, क्या उन्हीं को शिफ्ट करना है? नहीं, जरेडा के अंतर्गत पूरा फायर क्षेत्र जो डिक्लेयर कर रखा है उस क्षेत्र के लोगों को शिफ्ट करना है। तो उस क्षेत्र के लोगों को जब शिफ्ट करना है तो उसके लिए जब आधारभूत सुविधाएं आप जिधर शिफ्ट करेंगे उधर नहीं देंगे तो आखिर शिफ्टिंग कैसे प्लान होगा? या तो ये सब बंद कर दीजिए और लोगों को अपने भविष्य के आधार पर जीने की आज़ादी दे दीजिए, या फिर सही तरीके से उसको शिफ्ट करिए। ये दोहरा नीति नहीं। आखिर क्या कारण है कि बीसीसीएल के सारे प्लान फेल हो रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे टैक्स से जो कलेक्ट किया हुआ राजस्व है उसका अरबों रुपया इस पर लगाता है और कुछ नहीं होता है। आए दिन रोड धंसती है, आए दिन खदान धंस रहा है, आए दिन घर वो जमींदोज हो रहा है। आखिर गलती किसकी है? उस व्यक्ति का, उस संस्था का, उस प्रशासन का जिम्मेवारी है जो इसके लिए दायित्व संभाल रहा है। तो या तो ये सब नौटंकी को बंद करें या नहीं तो सही तरीके से करें। आपको भी याद होगा अभी जो घटना घटी, इसके पूर्व भी इन क्षेत्रों में घटनाएं घटी है। अब तो निरसा में शुरू हो गया। से कहा जा रहा है कि अब रेलवे ट्रैक को खतरा है, तो क्या जब रेलवे ट्रैक को रोका जा सकता है तो इन स्कूलों को शिफ्ट क्यों नहीं? जबकि इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, करोड़ 2 करोड़ में स्कूल शिफ्ट हो सकता है, कॉलेज शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्र जो सुरक्षित क्षेत्र हैं उधर पब्लिक को बसाना चाहिए। केवल बेनगढ़िया नहीं, जो जिधर सुरक्षित क्षेत्र है, सरकार के पास काफी जमीन है, उसी क्षेत्र के सुरक्षित क्षेत्र में बसाकर उधर ही स्कूल, कॉलेज और अन्य सुविधाओं को जनरेट करें। तभी ये भू धसान क्षेत्र से लोग हटेंगे और सरकार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। इसके लिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये दोनों दोषी है क्योंकि इसी के अधीन में प्रशासन है, इसी के अधीन में कोयला मंत्रालय है, इसी के अधीन में बीसीसीएल है। तो ये सारे लोग दोषी नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार भी दोषी समान रूप से है। नहीं, लेकिन ये भी स्थिति हो जाती है कभी कभी प्रशासन के साथ पास या सीसीएल के साथ, ये जो भी मतलब स्टेक होल्डर हैं वहाँ के, कि लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन भी मजबूर हो जाता है, स्टेक होल्डर के जो हैं, जिन कंपनियां संचालित वो भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग बरसों से रह रहे हैं अब वैसी स्थिति में उन्हें उस जगह को त्यागना पड़ता है। तो प्रशासन या जो स्टेक होल्डर हैं, जिन कंपनी के लोग हैं, उनको चाहिए कि रोजगार के अवसर मुहैया कराएं, साथ ही जो उनकी जो निजी जीवन में लाइफ में ज़रूरतें हैं वो मुहैया करवाएं। तभी तो लोगों का मोह, क्योंकि जो बहुत बरसों से रह रहा है कैसे जाएगा यहाँ से? देखिए, हम लोग पहले से बचपन से सुनते आए हैं, रोटी, कपड़ा और आवास। प्रशासन आवास दिलाने की बात तो करता है, तो क्या सभी को आवास दिला पा रहा है या सबको आवास दिलाने की बात करता है? जो लोग भी वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाना है। कपड़ा, तो कपड़ा के लिए क्या चाहिए? रोटी के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो लोगों को रोजी रोजगार दे।
आप जहां इनको बसाना चाहते हैं वहां से सिटी बस चलाएं या बीसीसीएल अपनी गाड़ी चलाए और वहां से कर्मचारी को उस क्षेत्र में ले जाए, काम कराए और वापस ला दे। देखिए, कोई अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता है। आप देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पर लोग चलते हैं, क्या जानबूझ के चलते हैं? नहीं। अगर सड़क नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, बाढ़ क्षेत्र हो गया या परेशानी हुई तो ट्रैक पर चलते हैं। लोग अपने जीवन को खतरा पर तभी डालते हैं जब उनको रोटी, कपड़ा और आवास की सुविधाएं नहीं मिलती है। तो आवाज देने की बात हो, लेकिन सबको, सच्चाई है कि सबको नहीं। उस क्षेत्र में मैं जाता हूं, प्रभावित हो। हाँ, अब प्रभावित का भी परिभाषा अलग अलग है उनके पास। अब उनको साबित करना, जैसे एसआईआर आया है, उनको साबित करना पड़ रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं। 2003 का कागज या 2002 का कागज जहां भी एसआईआर हुआ वो ला के देना है। अगर नहीं आ रहा तो बेचारे परेशान हैं। कई लोग हैं, बुजुर्ग हो गए, उनका नाम कट गया, बंगाल से इधर आ गए थे, बंगाल में कट गया, अब उनको नहीं मिला, तो उनको कई लोगों को मैंने बताया। वही स्थिति झरिया क्षेत्र में भी है, लोगों को साबित करना पड़ता है। आज बताइए, झरिया के पूरी संपत्ति का वैल्यू शून्य हो गया है क्योंकि रजिस्ट्री होता नहीं है, तो और उसको कोई हर्जाना नहीं मिलता है। तो जब संपत्ति का वैल्यू शून्य, तो उस क्षेत्र के लोगों को आखिर कौन दिलाएगा राजस्व? आखिर उधर के लोगों को कौन दिलाएगा घर मकान? आखिर उधर के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले सरकार जहां भी आवाज दिलाना चाहती है वहां पर विस्थापित करने वाले को रोजगार का व्यवस्था करना होगा, शिक्षा का व्यवस्था करना होगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था करना पड़ेगा। और ये सारा चीज जो झरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको अगल बगल का क्षेत्र, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि बेनगढ़िया में ही ला करके दे दीजिए। अब आप गोलकडी वाले रास्ते में जाते हैं, आए दिन रोड धंसता रहता है, उधर भी आदर्श विद्या मंदिर है जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, कई साल पहले से एफिलिएटेड है। और इसके अलावा कई सरकारी स्कूल हैं, कई प्राइवेट स्कूल हैं, तो जो नॉन रिकॉग्नाइज, नॉन एफिलिएटेड है, ऐसे स्कूल हैं, कोचिंग संस्थाएं हैं। इस पर आखिर नजर कौन डालेगा? कल अगर धंस जाता है तो फिर हाई तोबा मचता है, 10 दिन के बाद सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। तो हमको सचमुच में, अगर हम ईमानदार हैं तो इसके बारे में हमको सोचना होगा, अपने नौनिहालों को चिंता करनी होगी और सही जगह। आप देखिए, अगर डिनोली की बात करें तो चलिए वो 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां आने वाले बच्चे किस रास्ते से आते हैं? क्या सब रिवर पार से आते हैं? नहीं, इसी क्षेत्र से आते हैं। अगर वो रास्ता धंस गया तब क्या होगा? तो एक प्लान वे में धीरे धीरे इसको शिफ्टिंग करना चाहिए। केवल फायर के नाम पर अपना पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। घटना दुर्घटना होने पर सचमुच में फायर के लिए काम करना होगा। मैं इतना ही नहीं, एक चीज और बताता हूं, ये जो आपका फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, ये भी इलीगल तरीके से लोगों को एनओसी देता है। अच्छा, उसमें भी खेल होता है। देखिए, कई बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, आप देखिए उसमें लिखा हुआ क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए 20 फीट का रोड होना चाहिए। यहाँ कई ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास 20 फीट का रास्ता ही नहीं है। डीएवी बनियारी चले जाइए, आखिर नहीं है तो कैसे उसको एनओसी मिलता है? आप चले जाइए हमारा जीजीपीएस स्कूल, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, उसके पास अपना 20 फीट का रास्ता नहीं है। ऐसे कई स्कूल हैं 20 फीट का रास्ता नहीं है लेकिन उनको मिल गया। जीजीपीएस का तो यहां तक हाल रहा कि ना 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 करते करते और उसी से प्यार हो गया। पता नहीं कैसे उसको अभी जा करके 4-5 साल के बाद क्या रोड चौड़ा हो गया? क्या वहां पर फायर की गाड़ियां चली जाएगी? फायर के लिए जो बिल्डिंग को परमिशन देना है उसके चारों तरफ 20 फीट का रास्ता होना चाहिए ताकि फायर की गाड़ी उधर जा सके। तो कहने का मतलब कि सरकार की नाकामियां, प्रशासन की चुप्पी और ये भ्रष्टाचार, ये सब मिल करके हम लोगों को के बच्चों का जान को जोखिम में डालने के लिए विवश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा जगना होगा। कम से कम इस मुद्दे पर सरकार को पब्लिक के साथ आना चाहिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पब्लिक रहेगा तभी वोट होगा, और वोट होगा तभी आपकी विधायक, सांसद चुने जाएंगे और आपकी सरकार बनेगी। नहीं, ये तो आपका कहना सही है कि भाई अग्निशमन के नियमों का सबको पालन करना चाहिए, चाहे वो सरकारी भवन हो, निजी भवन हो, प्राइवेट हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सबको। तो ये तो मैंने पूरी शहरी क्षेत्र की भी बात में भी लागू होता है। लेकिन अगर अग्नि प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर स्कूल संचालित हो रहे हैं, तो वहां तो बीसीसीएल इलाका तो बीसीसीएल प्रबंधन की जिम्मेवारी बनती है। देखिए, बीसीसीएल प्रबंधन की तो जिम्मेवारी है, क्योंकि बिना उनके एनओसी का ये स्कूल नहीं खुला होगा। दूसरा कि उन स्कूलों की स्थिति तो, सरकारी स्कूलों की स्थिति तो और भी अव्यवस्थित है और भी खतरनाक जगह पे है। तो सरकारी स्कूल के लिए भी सरकार तो सीधा सीधा जिम्मेवार है ना, यहाँ का शिक्षा विभाग तो सीधा सीधा जिम्मेवार है ना। आप मीडिया हैं, आपने बहुत सारी बातों को सामने लाया है। आप इन प्रशासन के लोगों से, शिक्षा विभाग के पास जाइए और उनसे पूछिए कि झरिया में कितने विद्यालय हैं और कितने विद्यालय आपके फायर क्षेत्र में हैं।
जो उसके जद के में है उसका लिस्ट है क्या? आप बीसीसीएल से पूछिए कि आपके बीसीसीएल क्षेत्र में जो भी आपका 12 कोलियरी चलता है, 12 एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक, मतलब आप एक तरफ से उठिए दूसरी तरफ से उठिए तीसरे तरफ, तो इतना बड़ा क्षेत्र, क्या उनके पास लिस्ट है कि उनके यहाँ पर कितना सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, कितना नॉन रिकॉग्नाइज्ड नॉन एफिलिएटेड स्कूल और कितने सरकारी स्कूल चल रहे हैं, और कितने स्कूल उसमें से फायर जोन है जो पहला ग्रेड 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, ये सबसे खतरनाक, नंबर 2 उससे कम चरणबद्ध तरीके से कोई लिस्टिंग तो आप लोग जैसे कि झारखंड अभिभावक महासंघ के लोग हैं, तो क्या लग रहा है इस पे कुछ पहल करेंगे आप लोग? देखिए, प्लान है? हम लोग इसके पहले हम लोगों ने लिखा था सरकार के पास, और उसके बाद कोई उस पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी लिखा, क्योंकि जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसमें तो पता ही नहीं अध्यक्ष कौन है और कोई एक्शन वहाँ नहीं होता है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को हम लोग लिखते हैं, और फिर हम लोग एक बार फिर से लिखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। अभी ट्रांसपोर्ट को लेकर लिखे हैं, और जिस पर वहां से सेक्रेटरी एचआरडी को पत्र आया हुआ है पूरे मामले पर, तो निश्चित रूप से इस पर भी संज्ञान लेगा। आपका अभिभावक महासंघ बिल्कुल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिखें, क्योंकि हमारे पास आप नींद से जगाने का काम करेंगे जिन्होंने चुप्पी साध रखी है। बिल्कुल, जिनकी जो जिम्मेवारी है और उन जिम्मेवारियों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करके चुप्पी साधे हुए हैं, उनको जगाने का प्रयास करेंगे। कम से कम बच्चों के हित में, उनकी जान को ध्यान में रखते हुए अपना नींद को तोड़े और कोई विकल्प दे, ताकि अभिभावक अपने सुरक्षित सोच के साथ बच्चों को वहां भेज सके। चलिए, तो ये मनोज मिश्रा जी थे झारखंड अभिभावक महासंघ से। आज हमने चर्चा की है उन अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर स्कूल संचालित हो रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में अगर स्कूल संचालित हो रहे हैं तो वो जायज़ है? अगर आपको लगता है कि वो जायज़ नहीं है तो सामने आपको भी आना होगा, क्योंकि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है और हादसा कभी भी हो सकती है। अग्निशमन जांच, तरह तरह की बातें लगातार होते रहती है, लेकिन जो प्रबंधन है बीसीसीएल इलाके में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, बीसीसीएल प्रबंधन को भी सोचना होगा, जागना होगा और बेहतर पहल करना होगा। जिला प्रशासन को भी सोचना होगा, जागना होगा और समन्वय बना के बेहतर पहल करना होगा, ताकि अग्नि प्रभावित जो कि लग रहा है कि डेंजर जोन है, वहाँ स्कूल संचालित हो रहे हैं, उन्हें लेकर बेहतर विकल्प लाने की जरूरत है, बेहतर विकल्प सोचने की जरूरत है। तभी भूदसान या अग्नि प्रभावित क्षेत्र में हो रहे हादसों पर रोक लगा सकेंगे। हमारा यह मुद्दा लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में अगर संचालित स्कूल हो रही है और वो खतरे से भरा है तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया जिम्मेवार जरूर अपनाएं। आम लोगों को पुनर्वासित करने को लेकर तरह तरह के वायदे किए जा रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई तरह के इमोशन जुड़े हुए हैं आम लोगों के साथ में। लेकिन जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो डेंजर जोन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ नीचे जमीन धधक रही है और आग के साए में वो पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे स्कूलों को चिन्हित कर शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है, ताकि अनहोनी को रोका जा सके। हमारी यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। आपकी भी राय हमें हर वक्त फल चाहिए कि कैसी होनी चाहिए, लोगों के विचार कैसे होने चाहिए, प्रशासन का पहल कैसा होना चाहिए, बीसीसीएल का पहल कैसे होने चाहिए, यह राय भी हमें चाहिए, ताकि यह समझ में आ सके कि लोगों का मन क्या है, जनता क्या चाहती है। तमाम इस मुद्दों पर हमारी चर्चा लगातार शिक्षाविद और जनप्रतिनिधियों के साथ जारी रहेगी, और यह मुहिम हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र से स्कूलों को शिफ्ट न करा दिया जाए और बच्चों की सुरक्षा से जो खिलवाड़ खेल कर रहे हैं और जो मौन है उनकी चुप्पी को तोड़ न लिया जाए। लगातार इन मुद्दों पर बातें होती रहेगी और चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।